तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों हैं। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट है, सुपर टेट, यूपी राजस्व लेखपाल है, यूपी SSSC की जो भी परीक्षाएँ, बैंक, रेलवे, SI की परीक्षा है, तो ये तमाम परीक्षाएं हैं दोस्तों जिनमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप चीज़ों का विस्तृत रूप से अध्ययन ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी लगातार अभ्यास करते रहिए। इससे आपको महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी दोस्तों। तो इन्हीं सारी चीज़ों को याद रखते हुए मैंने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है दोस्तों, और एक एक करके इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ दोस्तों, परिच्छेद का संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। परिधन छेद, परिधन छेद, परिधन छेद, परधन छेद। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए, परिधन छेद। दोस्तों, ये एक व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि के अंतर्गत एक नियम होता है। यदि ह्रस्व स्वर या फिर आ के बाद छ आता है तो जब उसकी संधि होगी तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। यदि आपको व्यंजन संधि से संबंधित और विस्तृत सामग्री चाहिए, विस्तृत अध्ययन करना है, तो लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन पे, वहाँ से जाके भी आप विस्तृत रूप में इनका आप अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरा पढ़ता हूँ। पलंग का तत्सम रूप है, पलंग का तत्सम बताना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। पर्यक, प्रलंग, पलका, पल्लक। तो आप सोचिए और बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा पलंग का तत्सम होता है पर्यक। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरा पढ़ता हूँ दोस्तों। मिट्टी का माधव मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। मूर्तिवत, जड़, मूर्ख या फिर मिट्टी की मूर्ति। तो ये दोस्तों काफ़ी आसान सा है, आप लोगों ने सोच लिया होगा। फिलहाल मैं उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है सी, मूर्ख। चौथा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में द्विगु समास नहीं है, तो इसमें बाकी के 3 द्विगु समास हैं, एक उसमें से द्विगु समास नहीं है। दोस्तों, जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं उसको बहुत बारीकी से हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि गलतियां ज़्यादातर हम उसी में करते हैं। यदि सावधानी रखते हैं तो गलतियां शून्य होंगी। तो इसमें देख लेते हैं। पंचानन, त्रिवेणी, नवरत्न है, सॉरी, पीताम्बर। तो आप सोचिए और बताइए कि इसमें द्विगु समास कौन सा नहीं होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, पीताम्बर जो है ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि पीताम्बर मतलब पीला है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण जी, तो ये उनके लिए है, ये बहुब्रीहि है। और द्विगु समास के बारे में एक चीज़ और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका पहला शब्द जो होता है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। यहाँ पे देख लीजिए, पंचानन, पंच, त्रि, नव। तो इससे भी हम आसानी से इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां और 6वां। तो 5वां देखते हैं, पेज चेंज है। पढ़ता हूँ दोस्तों। ऊर्ध्व शब्द का विलोम क्या होगा। ऊर्ध्व शब्द का विलोम बताना है यहाँ पे हमें। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। अधः, अंत, पुष्ट या फिर क्षणिक। तो ऊर्ध्व का जो ऊर्ध्व का मतलब होता है दोस्तों वो होता है ऊंचाई। तो अधः मतलब होता है नीचे। यहाँ पे ऊर्ध्व का जो विलोम होगा वो होगा ए, अधः। तो आसान सा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और 6वां और 7वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 6ठा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग बताना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। मजा, सजा, कजा या फिर रजा। तो इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है दोस्तों। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ वो चीज़, कि जब भी इस तरह का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या एक वचन, बहुवचन आपको बनाना है, पहचानना है, तो आप दिए हुए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, आपको अपना उत्तर खुद ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला ही उत्तर सही है, इसके बाद मैं आपको ऑप्शन स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सही उत्तर होगा मज़ा। देख के मज़ा आ गया। तो ये हम देख रहे हैं कि ये बहुवचन की तरह इसका प्रयोग है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये पुल्लिंग है दोस्तों। सज़ा, जैसे उसके कर्मों के लिए उसे सज़ा मिली, स्त्रीलिंग की तरह है, तो ये नहीं होगा, ये कट गया। आप देख लीजिए। कज़ा का मतलब दोस्तों
ये मृत्यु से संबंधित है। जैसे एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, कज़ा हो गई, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं गई, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। रज़ा, रज़ा का मतलब होता है इच्छा, तो उसकी इच्छा पूरी हो गई, उसकी रज़ा पूरी हो गई। तो इस तरह से जब वाक्यों में आप प्रयोग करेंगे तो आपको अपना जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा उत्तर ए सही है, मज़ा, ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए 7वां पढ़ते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है। अब देख लीजिए, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या फिर संदर्शन। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आकुंचन। जैसे प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, प्रसारित करना, फैलाना, चीज़ों को फैलाना। आकुंचन का जो मतलब होता है वो होता है चीज़ों को छोटा करना, बटोरना। तो यहाँ आकुंचन होगा उसका विलोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छुरी शब्द का तत्सम रूप है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। छुरी, छुरी, छुरिका या फिर छुरिक। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर आपको बता देता हूँ, ये है सी। छुरी का जो तत्सम रूप होगा वो होगा छुरिका। तो याद रखिएगा। 9वां पढ़ता हूँ दोस्तों। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। उल धन लंघन, उत धन लंघन, उ धन लंघन, उल्लंघ धन घन। इनको ये विकल्प पढ़ने में भी कुछ इस तरह का लग रहा है, लेकिन चूंकि इसी तरह से दिया हुआ है तो मैंने इसी तरह से लिया है इसको दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि सार्थक शब्द होना चाहिए, और यहाँ पे उस हिसाब से देख लीजिए इसका सही संधि विच्छेद होगा उत धन लंघन। व्यंजन संधि है दोस्तों, और मैंने पहले भी कहा कि व्यंजन संधि से संबंधित जो वीडियो है उसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे यही विकल्प सही होगा, उत्धन लंघन। और यहीं पे आपको दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि व्यंजन जो संधि है, व्यंजन संधि से संबंधित मैंने एक काफ़ी अच्छी ट्रिक वीडियो में बताई है। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जाके वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा व्यंजन संधि को समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न देख सकते हैं, 10वां देखते हैं दोस्तों, पढ़ता हूँ इसको। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देखिएगा। ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा करना, स्व सीमित होना, किसी काम न आना। तो आप देख लीजिए और सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा गुप्त मंत्रणा करना या गुप्त मंत्रणा होना। उसी को हम लोग मुहावरे के रूप में कहते हैं, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने लाता हूँ मैं 11वां और 12वां प्रश्न। 11वां पढ़ता हूँ दोस्तों। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। देखिए ये भी दोस्तों व्यंजन संधि से ही संबंधित है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सज धन जन, सत धन जन, सज धन न, स धन जन। तो यहाँ भी इसी तरह का विकल्प है। इसका सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ, सत धन जन। तो ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। 12वां है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आप देख लीजिए, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी, तटस्थ। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तर्क सम्मत। तो इस तरह के शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन पे नज़र बना के रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा दोस्तों। चलिए 13वां पढ़ते हैं। यहाँ पे, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, रेखांकित में कारक है। तो यहाँ पे पुस्तकें दी दोस्तों, यहाँ पे रेखांकित पूछ रहा है, पुस्तकें दी। अब यहाँ पे कारक पूछ रहा है, तो कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर संबंध। तो कारक कौन सा होगा दोस्तों। यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। जहाँ पे कुछ देने का बोध होता है वहाँ पे होता है संप्रदान कारक। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 14वां प्रश्न में पढ़ता हूँ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे वर्तनी बताना है। पहला है बहिष्कार, बाहिष्कार, बहिष्कार या फिर बहिष्कर। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, किसकी वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बहिष्कार।
तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये वर्तनी से ही संबंधित है, लेकिन विकल्प काफ़ी मिलते जुलते हैं। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो फिर उसका नुकसान हमें हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 15वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। इस शब्द में अप का अर्थ बुरा नहीं है, तो इस शब्द में नहीं बल्कि यहाँ पे किस होना चाहिए था, आप समझ लीजिएगा। अपयश, अपमान, अपशब्द, अपनाना। पूछ रहा है कि अप का अर्थ बुरा नहीं है, मतलब बाकी जो शब्द हैं उसमें अप का मतलब बुरा है। जैसे अपयश तो ये बुरे से ही संबंधित है, अपमान यहाँ भी ये बुराई से संबंधित है, अपशब्द यानी बुरा ही है यहाँ पे। लेकिन अपनाना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप का अर्थ बुरा नहीं है, तो हमारा सही उत्तर भी यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 16वां और 17वां प्रश्न। 16वां पढ़ता हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी का है, पूछ लिया। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। मुकदमा, कार्यालय, तकदीर, इमारत। मैं समझता हूँ कि ये बताने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर है कार्यालय। कार्यालय जो है ये हिंदी शब्द है। 17वां पढ़ता हूँ दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ भी वर्तनी है, तो किंकर्तव्य, विमूढ़, किंकर्तव्य और इसको अलग कर दिया, विमूढ़ हो गया ये। और किंकर्तव्य, विमूढ़, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे किंकर्तव्य, विमूढ़, यहाँ देख लीजिए, यहाँ र हो गया। तो विकल्प हमारा सही होगा दोस्तों ए, किंकर्तव्य विमूढ़ होता है और छोटी ई की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। छोटी ई की मात्रा होती है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है, ये ढ होता है लेकिन यहाँ ड दिया हुआ है। तो ये हमें मीनिंग पे, वर्तनी पे ध्यान रखना है दोस्तों, अपनी नज़रें बनाए रखनी है। यही ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों छोटी छोटी, ये हमारे सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 18वां और 19वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 18वां पढ़ता हूँ। जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यहाँ जा चुके थे, छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। कौन सा वाक्य होगा, किस प्रकार का वाक्य होगा? क्या ये सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है या प्रधान वाक्य होता है और उसी पे आधारित एक आश्रित वाक्य होता है। अब देख लीजिए, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो ये प्रधान वाक्य है, जब तक वह घर पहुंचा, और ये उसी पे आश्रित है। यदि ये प्रधान वाक्य हटा दिया जाए तो तब तक उसके पिता जा चुके थे, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आप एक तरह से ये मान के देखिए, यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया, तो अब क्या बचेगा? यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये आ गया है, यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। अब देखिए, इसको मान लीजिए कि हमने अलग कर दिया दोस्तों, जब तक वह घर पहुंचा, तो इसको अलग कर लिए, तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो ये वाक्य जो है अपना अर्थ खो देगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 19वां देखते हैं दोस्तों। सूरदास के गुरु कौन थे? याद करने वाली चीज़ है दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, आप लोग सोचिएगा। रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। तो आप सोचिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने है दोस्तों 20वां और आखिरी प्रश्न, इसको पढ़ता हूँ, देखिएगा आप। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या फिर बालकृष्ण भट्ट जी। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, जानकारी आपसे एक शेयर कर रहा हूं दोस्तों, कि मगन ट्यूटोरियल्स पे हिंदी के लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप कृपया जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियोज़ आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और मैं इसके साथ साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।